हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फीडियाज एकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल द फीडियाज एकेडमी पर। मैं कपिल शांडिल्य अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं सभी का। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो सेंसस 2011 से रिलेटेड टॉपिक रहेगा, जिसके अंदर हम वो सभी क्वेश्चंस करेंगे जो क्वेश्चन सेंसस 2011 पे बेस्ड हैं, या फिर वो एनसीईआरटी के पॉपुलेशन से रिलेटेड जो आपका टॉपिक है उससे कंसर्न है। तो उससे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आने की गुंजाइश रहती है। और इसके अलावा वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर का अगर टॉपिक आता है, जिससे क्वेश्चन आते हैं, तो वहां से भी आपको ये गुंजाइश रहती है कि आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो आप सभी बच्चे जो है अपना आंसर देते रहें। एक रिवीजन क्लास रहेगी, अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं सारे के सारे, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो जीएस के पर्पज से भी तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर केवीएस के जो टीजीटी पीजीटी का जो जनरल पार्ट है उसकी तैयारी कर रहे हैं, या फिर डीएसएसबी, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, ये एक कॉमन टॉपिक है, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। विच स्टेट हैज हाईएस्ट सेक्स रेशो? सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? कौन सा राज्य है जिसमें लिंगानुपात सबसे ज्यादा है? सबसे पहले तो लिंगानुपात क्या आता है वो देखिए। नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, 1000 पुरुषों पर कितनी फीमेल हैं, तो ये होता है लिंगानुपात। अगर फीमेल ज्यादा होंगी तो ये जो अनुपात हमने रेशो निकाला है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो सबसे अधिक लिंगानुपात का मतलब है कि महिलाएं ज्यादा होना। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा लिंगानुपात जो है वो केरल में देखने को मिलता है। केरल में ये आपको देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा लिंगानुपात यहाँ पर है। 1000 पुरुषों पर लगभग 1084 फीमेल हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम लिंगानुपात कौन से राज्य के अंदर है, तो राज्य की बात करें तो सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा राज्य के अंदर है, जिसमें महिलाओं की संख्या इन कंपैरिजन टू मेल बहुत कम है। यहाँ सोशल इंडिकेटर दिखाता है कि महिलाओं के लिए फेवरेबल सिचुएशन है या नहीं। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर्स टू व्हाट? जनसंख्या वृद्धि का परिमाण किसको संदर्भित करता है? तो यहाँ पर देखिए, वृद्धि का परिमाण पूछा है। परिमाण एक क्वांटिटी होती है और ये रेंज नहीं होती या ग्रोथ रेट नहीं होती, तो इसने परिमाण कहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? टोटल पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया। ये वृद्धि है ना, तो टोटल पॉपुलेशन तो नहीं होगी। उसके बाद रेट एट विच द पॉपुलेशन इंक्रीजेज, तो ये ग्रोथ रेट हो गई, ना कि इसका परिमाण हो गया, ये भी कटा। तो नंबर ऑफ फीमेल पर 1000, ये सेक्स रेशो हो गया या जेंडर रेशो हो गया। तो हमारा सही आंसर है प्रत्येक वर्ष जोड़े गए व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या वृद्धि का परिमाण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप इज रेफर्ड एज? विभिन्न आयु वर्ग समूहों में लोगों की संख्या को संदर्भित किया जाता है। खासतौर से जो पॉपुलेशन को, डेमोग्राफी को स्टडी किया जाता है। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन अगर ब्रांच पढ़ते हैं आप, तो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को डेमोग्राफी कहा जाता है। और इसके अंदर जब पॉपुलेशन को स्टडी किया जाता है तो उन पूरी पॉपुलेशन को एज ग्रुप के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। जैसे 0 से 5 साल के बच्चे, 5 से 10 साल के बच्चे, और इस तरीके से एक पिरामिड क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड एज, ये फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक है पॉपुलेशन का, इसे एज कंपोजिशन कहा जाता है। ठीक है, आपको केवीएस पीआरटी में रिवर्स का टॉपिक अपलोड हो गया है, आप उसकी तैयारी करें, जल्दी उसकी क्विज लेके आ जाएंगे। इसके अलावा ये जो टॉपिक चल रहे हैं, इसका भी आज पॉपुलेशन का टॉपिक जो है वो अपलोड हो जाएगा। तो इस क्लास को आप एक बार दोबारा जरूर देख लें, उसके बाद उसको उस टॉपिक को करने के बाद आपको बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, उसके बाद नया क्वेश्चन है, व्हाट इज सेक्स रेशो? लिंगानुपात क्या है? अभी हमने बताया था नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, यही हमारा सही आंसर होगा, लेकिन फिर भी हम अपनी श्योरिटी के लिए बाकी बाकी ऑप्शन देखेंगे। नंबर ऑफ फीमेल पर 100 मेल, देखिए अगर ये ऑप्शन पहले पे दिया होता तो ये चांसेस थे कि हम गलती से इस ऑप्शन पे भी टिक कर सकते थे। ठीक है, लेकिन प्रति 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या की बात हुई है, इसलिए हमारा ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, हमारा आंसर कौन सा होगा? ए, जनसंख्या वृद्धि का अध्ययन। दिस इज कॉल्ड एज डेमोग्राफी। और डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट, तो ये डिफरेंस अगर उसको कहते हैं एब्सोल्यूट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। ऑलमोस्ट हाफ
इंडिया पॉपुलेशन लिव्स इन जस्ट 5 स्टेट, लगभग आधी पॉपुलेशन भारत की वो 5 स्टेट में रहती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दोज 5 पॉपुलर स्टेट। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। जनसंख्या को आप पढ़ते हैं तो भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जिसमें लगभग 49% जनसंख्या रहती है पूरे देश की। वो कौन कौन से राज्य हैं देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश है उसमें, महाराष्ट्र है उसमें, उसके बाद सबसे ज्यादा डेंसिटी का स्टेट बिहार उसी में आता है, उसके बाद दूसरे नंबर पर जो डेंसिटी का स्टेट है वेस्ट बंगाल, और फिर आंध्र प्रदेश। ये 5 ऐसे राज्य हैं जिसमें टोटल 49% जनसंख्या भारत की लगभग 50% रहती है। तो यहाँ पर इसने कहा है कि इनमें से कौन सा नहीं है। नाउ यू कैन इजीली एलिमिनेट डी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में तो जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, 17% पर किलोमीटर स्क्वायर का ये जनसंख्या घनत्व है। भारत में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी का राज्य अरुणाचल प्रदेश है। रीजन क्या है, क्योंकि ये एरिया रग्ड एरिया है, यानी कि उबड़ खाबड़ एरिया है, रग्ड एरिया है और अनफेवरेबल कंडीशन है। ये 2 कंडीशन होती हैं अनफेवरेबल कंडीशन, जो कि जनसंख्या को फेवर नहीं करती, यानी कि जहाँ पर कंडीशन क्लाइमेट अच्छा नहीं है, फेवरेबल कंडीशन नहीं है, तो वहाँ पर जनसंख्या कम निवास करती है। और अच्छे फेवरेबल कंडीशन में लोग ज़्यादा रहते हैं, प्लेन एरिया में ज़्यादा रहते हैं, इसलिए गंगा घाटी के मैदान में ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है। विच अमंग द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ एनपीपी 2000 की नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो बनाई गई है उसके नीतिगत ढांचे में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। इम्पार्टिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अबोव 14 ईयर एज, यानी कि फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देनी है किसको, 14 वर्ष तक, ये यहाँ तक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी, बिल्कुल इन्फेंट मोर्टेलिटी को रिड्यूस करना है। अचीविंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, देखिए अगर इस ऑप्शन को मैं देखूं, अगर हम, क्योंकि ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, अगर इस ऑप्शन को मैं आंसर निकाल भी लूँ तो भी हमें देखिए 2 ऑप्शन और भी इंक्लूडेड, कौन सा इंक्लूड किया है, तो ये दोनों इंक्लूडेड हैं। क्या सभी टीके लगाए जाएं जो कि रोकथाम योग्य टीके हैं लगाए जाएं, बीमारियों को जिनको रोका जा सकता है, सार्वभौमिक टीकाकरण किया जाए, ये भी है और ये भी है। तो इसका मतलब इसमें हमने एरर, ये क्वेश्चन में एरर है। 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देनी है, ये है, अधिक बच्चों, इससे ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ये सभी। बस ऑप्शन नंबर ए को हम ठीक से दोबारा से टाइप करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पार्स पॉपुलेशन, कौन से 2 फैक्टर हैं जो कि विरल जनसंख्या के लिए कारक हैं, उत्तरदायी हैं। फ्लैट प्लेन एंड अबंडेंट रेनफॉल, अगर प्लेन्स यानी कि समतल मैदान है तो लोग वहां ज्यादा रहते हैं, प्रचुर वर्षा होती है तो खेती भी अच्छी होगी, तो ये विरल जनसंख्या का कारण नहीं, संघन जनसंख्या का कारण होगा, तो ये कट गया। उबड़ खाबड़ इलाके और प्रतिकूल जलवायु, ये हो जाएगा क्योंकि रग्ड टेरेन और अनफेवरेबल कंडीशंस में लोग कम रहते हैं। फर्टाइल सोइल है तो लोग ज्यादा रहेंगे, अबंडेंट रेनफॉल है तो भी लोग ज्यादा रहेंगे, तो ये भी ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते हैं। रग्ड टेरेन एंड फेवरेबल कंडीशन, उबड़ खाबड़ इलाका है लेकिन जलवायु अनुकूल है, तो ये भी नहीं होगा। अनुकूल जलवायु में जनसंख्या ज्यादा होती है, संघन होती है, ना कि विरल होगी। ठीक है, स्पार्स पॉपुलेशन की कंडीशंस को हम स्टडी कर रहे हैं, तो हमारा सही आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अगर आप सभी बच्चे पहली बार हमसे जुड़े हैं तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब चैनल पे द फीडियाज एकेडमी पे आपका स्वागत है, तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। हम एनालिसिस देखते हैं चैनल की, तो एनालिसिस में हम ये चीज देखते हैं कि जिन भी बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्होंने बेल आइकन 50% नहीं दबाया हुआ है। इसकी वजह से जो रेगुलर क्लासेस, देखिए ठीक है आप पढ़ते हैं अपने हिसाब से पढ़ते हैं, लेकिन हमारे क्लासेस जो रेगुलर आती हैं उनको भी रेगुलर करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। डेली क्लासेस अगर आप अटेंड करते हैं तो डेली क्लासेस में आपको बहुत सारे रिवीजन होंगे, बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे। तो आप डेली क्लासेस करेंगे तो आपको वो बेल आइकन जब दबाएंगे, आप बेल आइकन को दबाने के बाद आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आप साथ साथ लाइव क्लास ना लें, बाद में ले लें, तो आपकी एक कंटिन्यूस स्टडी, कहते हैं ना स्लो एंड स्टडी, कंटिन्यूस होना चाहिए इस चीजें, तो कंटिन्यूस स्टडी आपकी हम करवा देंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये कंटिन्यूस स्टडी में एक पार्ट हमारा भी रहेगा, आपको ये मिस नहीं होगा, तो इसलिए आपको इसका फायदा मिलेगा। दूसरा, अगर आप पहले से हमसे जुड़े हुए हैं तो आप ये हम प्रैक्टिस क्लास करवा रहे हैं। प्रैक्टिस क्लास के साथ साथ आप अगर डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं तो डीएसएसबी के लिए हम
कंटेंट कोर्स हमने लॉन्च किया है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और केवीएस की तैयारी के लिए बिल्कुल सिलेबस जो उनका है एज इट इज। तो आप यूट्यूब पे बच्चों से भी इस बारे में बात कर सकते हैं। आपको बिल्कुल टू द पॉइंट और बिल्कुल फोकस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्लासेस दी जा रही हैं केवीएस पीआरटी की। और बेस्ट फैकल्टी आपको ये चीज़ें उपलब्ध करवा रही है। तो आप पूरी यूट्यूब पे केवीएस पीआरटी का जो है इतना तरीके से तैयार किया हुआ, मेहनत से तैयार किया हुआ कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आप इस पार्ट में, क्योंकि वैकेंसी भी नियर अबाउट में आने वाली है, कुछ बच्चे पूछते हैं वैकेंसी कब आएगी, ठीक है। और केवीएस का जो पैटर्न रहा है पिछली 5 बार की वैकेंसी का, जून से अक्टूबर के टाइम में उनकी वैकेंसी आई है। तो होपफुल रहिए, आपकी वैकेंसी जल्दी आएंगी, ठीक है। बस आप तैयारी करना शुरू कीजिए, टाइम कम है। तो आप कंटेंट कोर्स का पार्ट हो सकते हैं। आप उस कंटेंट कोर्स को 2499 में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपको करवाई जाएगी। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी दिए जाएंगे, नोट्स भी दिए जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस सेट होंगे, नोट्स होंगे, साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट सीरीज 20 टेस्ट आपको फ्री दिए जा रहे हैं कंटेंट कोर्स के साथ। तो आप यहाँ इसमें एनरोल करेंगे तो फिडियाज 30 नाम से आप फिडियाज 30 नाम से कूपन यूज करें, तब आप यहाँ पर वो आपको दिखा देगा, ठीक है। अदरवाइज इसको प्राइस को हम 249 पे ही सेट कर देते हैं, किसी कूपन की जरूरत नहीं है। 1-2 दिन में हो जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो तैयारी शुरू कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप इज दैट, अच्छा टेस्ट सीरीज में अगर अलग से ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप कोर्स ले चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है। आप फर्स्ट मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से बच्चों का रिव्यू जो है वो हमें अच्छा मिला है कि टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है, बिल्कुल। और उसका लेवल भी ठीक रखा गया है। आर्टिफिशियल तरीके से हमारा ये मकसद जो मॉक टेस्ट सीरीज आपके लिए लेके आए हैं, वो उसमें आपका मनोबल बना के रखना है। ये मॉक टेस्ट सीरीज का पर्पज क्या है कि इस मॉक टेस्ट सीरीज में हम आपको रिवीजन करवाना चाहते हैं, ना कि आपका हौसला तोड़ना चाहते हैं। केवीएस जो एग्जाम लेगा वो तो लेगा, लेकिन मैं इसको हार्ड बना के आपका हौसला नहीं तोड़ा। इसका पर्पज ये है कि आप एक रिवीजन करें और एक मॉक टेस्ट दें, ठीक है। इससे आपका जितना रिवीजन होगा आपका उतना ही इंप्रूवमेंट होगा। उसके बाद फिर से रिवीजन करें, फिर एक मॉक टेस्ट दें। आपको 2 अटेम्प्ट दिए गए हैं, तो टोटल 40 रिवीजन का आपका टारगेट है, तो इसको अचीव कर सकते हैं। इसलिए आर्टिफिशियल तरीके से आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं डाला गया है। हाँ, जो सिलेबस है वो सिलेबस के हर टॉपिक के क्वेश्चन लिए जाएंगे। हालांकि पेपर में हर टॉपिक से नहीं आए थे, लेकिन हम यहाँ हर टॉपिक से लेंगे ताकि आप किसी भी टॉपिक को इग्नोर ना करें। विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप इज दैट ऑफ वर्किंग एज ग्रुप, इनमें से कौन से आयु वर्ग को वर्किंग ग्रुप माना जाता है? 15 से 30, 15 से 40, 15 से 60, 15 से 59। तो 15 से 59 वाला जो है उसको वर्किंग एज ग्रुप माना जाता है, जो कि प्रोडक्टिव है, जो कि नेशनल बिल्डिंग में नेशन को कुछ कमा के देता है, टैक्स देता है। इससे पहले के 0 से 14 डिपेंडेंट है, बच्चे हैं, ये चाइल्ड एज वाले बच्चे हैं, इनको पालना पड़ता है। और 59 से ऊपर 60 प्लस के जो हैं वो सभी अपनी इच्छा से कुछ टाइम काम करना चाहे तो ठीक है, अदरवाइज वो भी डिपेंडेंट है, ठीक है। इनको एज ग्रुप में, वर्किंग एज ग्रुप में नहीं माना जाता, ठीक है। पाइवोटल एलिमेंट ऑफ डेमोग्राफी, डेमोग्राफी यानी कि जब डेमोग्राफी में स्टडी की जाती है तो उसका मुख्य तत्व क्या है जिसको स्टडी करते हैं? तो वैसे तो डेमोग्राफी में सारी चीजें ही स्टडी की जाती है। ऑल ऑफ द अबव होता तो आंसर हमारे ऑल ऑफ द अबव हो जाता, लेकिन अब इन्होंने नन ऑफ द अबव डाला है, तो हमें एक ऑप्शन सबसे पहला छांटना है। तो कहते हैं हाथी के पाँव में सबका पाँव, तो जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन, उसके बाद पॉपुलेशन की लिटरेसी भी हम स्टडी कर लेंगे, उसकी हेल्थ केयर भी स्टडी कर देंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट तत्व हमारा कौन सा हो गया? बी, जनसंख्या। What year is considered as a great demographic divide in India? किस वर्ष को एक महान जनसांख्यिकी विभाजन कहा जाता है, महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? एक ऐसा साल है, 1872 में पहली जनगणना की गई थी भारत के अंदर, लेकिन ये ऑल इंडिया जनगणना नहीं थी। उसके बाद 1881 में ऑल इंडिया जनगणना पहली बार हुई, और उसके बाद 10 ईयर के गैप के बाद जनगणना होती रही है। बस 2021 की जनगणना नहीं हो पाई, वो भी कोविड की वजह से ऐसा हुआ है, अदरवाइज 10 साल के गैप पे जनगणना होती रही। इसी जनगणना में एक साल ऐसा भी आया जिसमें पहले 10 साल पहले जो जनसंख्या थी, अब जो जनसंख्या है वो उससे कम थी, यानी कि जनसंख्या घटी थी, नेगेटिव रेट आया था। तो वो साल है 1921, जिसमें जनसंख्या पिछले 1911 के मुकाबले जनसंख्या घटी थी भारत के अंदर। पेस ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इज मेजर्ड एज,
जनसंख्या की वृद्धि की गति को किस रूप में जो है किया जाता है, अंकित किया जाता है, मापा जाता है। तो जनसंख्या टोटल कितनी है, वो तो एक आंकड़ा हो गया, परिमाण हो गया, यानी कि वो एब्सोल्यूट फॉर्म हो गई। उसके बाद जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई है, ठीक है। मान लीजिए पहले जनसंख्या 100 थी और अब 10 साल बाद 110 हो गई है, ठीक है। तो कितनी जनसंख्या बढ़ी, कितनी परसेंट बढ़ी है, तो हम 100 पे 10 बढ़ गई है तो हम निकालेंगे 10% बढ़ गई है। तो हम परसेंटेज में निकालते हैं जब जनसंख्या की वृद्धि की गति को मापा जाता है तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एज पर सेंसस 2011 सेंसस डाटा इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज द फीमेल पॉपुलेशन आउट नंबर द मेल पॉपुलेशन। तो ये देखिए, फिर से मैंने कहा कि ये सोशल इंडिकेटर है। ये दिखा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश था जब महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों की संख्या से अधिक थी। चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार या पुदुचेरी। तो यहाँ पर ना चंडीगढ़ है, ना लक्षद्वीप है, ना अंडमान निकोबार है। ये पुदुचेरी ऐसा एक यूनियन टेरिटरी है जहाँ पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा मिली, यानी कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात यूनियन टेरिटरी में पुदुचेरी का है। अगर टोटल देखें तो केरल का मैंने आपको बता दिया, वो सबसे ज्यादा है। यूनियन टेरिटरी में भी काउंट करें और स्टेट में दोनों में काउंट करें तो केरल है, और केवल यूनियन टेरिटरी में काउंट करें तो पुदुचेरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द मैक्सिमम एससी पॉपुलेशन। अब देखिए यहाँ पर परसेंटेज नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है एब्सोल्यूट नंबर, ठीक है। यानी कि टोटल पॉपुलेशन सबसे ज्यादा किस में एससी है। तो जिस राज्य के अंदर जनसंख्या सबसे ज्यादा होगी उसी के अंदर पॉपुलेशन एससी की भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो हमारा आंसर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में संख्या में देखें तो अनुसूचित जाति की संख्या, जनसंख्या सबसे ज्यादा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2011 सेंसस के अनुसार 19.9 करोड़ जनसंख्या रहती है, ठीक है। और ये भारत की जनसंख्या का लगभग 16% है। तो यहाँ पर इतनी सारी जनसंख्या रहती है तो एससी भी सबसे ज्यादा ही है। इन टर्म ऑफ एरिया विच इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। यहाँ पर आप देखिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है। हालांकि ये इंडिया फिजिकल का भी पार्ट होगा, मैपिंग का पार्ट होगा, लेकिन यहाँ पर आप देखिए टोटल 8 यूनियन टेरिटरी है और उनमें सबसे छोटी अगर काउंट करें तो वो लक्षद्वीप है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी कौन सी है तो वो लद्दाख है, ठीक है। एरिया वाइज कह रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच इज द प्लेस ऑफ उत्तर प्रदेश इन स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। उत्तर प्रदेश देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। हालांकि जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, लेकिन एरिया वाइज देखें तो उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर है, ठीक है। पहले पर है राजस्थान, दूसरे पर है मध्य प्रदेश, तीसरे पर है महाराष्ट्र और चौथे पर कौन सा है, यूपी। तो इस तरीके से यूपी चौथे नंबर पर है, लेकिन जनसंख्या के मामले में यूपी पहले नंबर पर है। एज पर सेंसस 2011 द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया वाज। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या कितना प्रतिशत है, 31.16% या फिर 41.8, 25.8, 21.8। शहरी जनसंख्या भी एक इंडिकेटर है कि किसी देश में कितना डेवलपमेंट हुआ है। अगर अर्बनाइजेशन हो रहा है इसका मतलब वहां पर बस प्राइमरी एक्टिविटी नहीं हो रही। प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब है खेती से रिलेटेड एक्टिविटी, यानी लोग किसानी नहीं है। अगर वहां पर अर्बनाइजेशन हो रही है इसका मतलब वहां पर सेकेंडरी एक्टिविटी भी हो रही है, ठीक है। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग एरिया, निर्माण क्षेत्र, सेकेंडरी क्षेत्र में फैक्ट्रियां वगैरह लग रही है, बिजनेस वगैरह पनप रहे हैं। और टर्शरी यानी कि तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां भी वहां पर हो रही है, ये दिखाता है, यानी कि सर्विस सेक्टर भी डेवलप हो रहा है। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ये होगा, अर्बन पॉपुलेशन इतनी थी और अगर आपसे ग्रामीण पूछे तो हम 100 में से इसको घटा देंगे तो हमारा उसका आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है। वो घटा के आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा कि अगर रूरल पॉपुलेशन देखें तो व्हेन वाज द फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस ऑफ इंडिया पॉपुलेशन हेल्ड। सिंक्रोनस क्या है, लगातार और फुल फ्लेज पूरी तरीके से जो मतलब रेगुलर सेंसस जो शुरू किया गया है। पहली समकालीन जनगणना कब हुई, यानी कि भारत की पहली सिंक्रोनस
जो जनगणना है वो कब हुई है, वो 1881 में हुई है। पूरे भारत की पूछ रहा है। भारत में पहले पूछे तो 1872 में हुई है, लेकिन वो ऑल इंडिया में नहीं थी। एज पर सेंसस 2011 सेंसस द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इन परसेंटेज वाज, तो भारत के अंदर साक्षरता दर कितनी है परसेंटेज में देखें तो कितना परसेंट लोग लिटरेट हैं। तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पर 74.04% भारत की साक्षरता दर थी। कब? 2011 की जनगणना में देखें तो। मेल की ज्यादा है, फीमेल की कम है, उस पर भी आएंगे, क्वेश्चन आएगा। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन इज जीरो एज पर सेंसस 2011। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या शून्य है? ये शेड्यूल कास्ट की बात हो रही है, ना कि ट्राइब की बात। ठीक है, अगर आपसे पूछे एसटी किस राज्य में नहीं है तो वो हरियाणा हो जाएगा, लेकिन यहाँ कह रहा है कि एससी किस राज्य में नहीं है। तो हमारा सही आंसर है यहाँ पर नागालैंड इज दैट स्टेट इन जिसके अंदर कोई भी अनुसूचित जाति नहीं है। यहाँ पर ट्राइब तो है लेकिन शेड्यूल कास्ट नहीं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज द लोवेस्ट सेक्स रेशियो? कौन सी यूनियन टेरिटरी है भारत की जहां पर लोवेस्ट सेक्स रेशियो है? ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में? इसका आंसर आप दीजिए। ठीक है, ये आंसर चलिए आपके लिए छोड़ते हैं क्योंकि एक ऐसा थोड़ा सा डिफिकल्ट आंसर हो गया ये। तो देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। इसको आप जो है आंसर कीजिए कमेंट के अंदर। ठीक है, जब वीडियो खत्म होगी तो कमेंट में अपना आंसर रखेंगे। आपका एक पोल ले लिया जाता है, देखते हैं कि यहाँ कितने % बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं। बाद में मैं इसको कमेंट में आंसर दूंगा और आंसर उसको पिन कर दूंगा। ठीक है, तो ये आपके लिए एक टेस्ट क्वेश्चन दे दिया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज द लिटरेसी हाईएस्ट लिटरेसी रेट? कौन सा यूनियन टेरिटरी है भारत का जिसके अंदर साक्षरता की दर सबसे ज्यादा है? लक्षद्वीप, दमन और दीव, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो भारत में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट यूनियन टेरिटरी में देखें तो लक्षद्वीप के अंदर है। सबसे कम जनसंख्या की यूनियन टेरिटरी भी यही है, सबसे छोटे साइज की यूनियन टेरिटरी भी यही है और सबसे ज्यादा लिटरेसी वाली भी यही है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि कौन सी यूनियन टेरिटरी में एसटी का परसेंटेज सबसे ज्यादा है तो वो भी लक्षद्वीप है। यूनियन टेरिटरी की मैं बात कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। According to 2011 census, which of the following state has the largest rural population? 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस राज्य की ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक है? ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक पूछ रहा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र। देखो यहाँ पर आपको डाइकोटोमी दिखाई देगी। ठीक है, अगर भारत के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पूछे तो वो उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या मिलनी ही चाहिए। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से राज्य में ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा है तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि कौन से राज्य के अंदर अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है तो महाराष्ट्र के अंदर अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। हालांकि टोटल पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की ज्यादा है। तो हमारा यहाँ आंसर क्या आया? बी आंसर आया। कई बच्चे कह देते हैं कि आप एक्सप्लेन करते हैं पर आंसर फाइनल नहीं करते, तो फाइनल करते हैं। Which of the following is the state has the negative population growth rate in according to census 2011? किस राज्य के अंदर जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक है, यानी कि जनसंख्या घट गई है? कौन से राज्य के अंदर ये देखने को मिला? तो नागालैंड के अंदर ये देखने को मिला है कि जनसंख्या घटी है। ठीक है, नेगेटिव मिली है वहां पर वृद्धि दर। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट? अब देखिए इसी नागालैंड के पड़ोस में एक राज्य भी है जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या की वृद्धि दर देखने को मिली। इंडियन स्टेट में हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन है, मैंने अभी बताया था। हालांकि टोटल जनसंख्या यूपी में ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा शहरी आबादी पूछे तो महाराष्ट्र के अंदर है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी किसके पास होगी? यूपी के पास होगी। तो सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड स्टेट जो है वो महाराष्ट्र है। अर्बनाइजेशन दिखाता है कि उस एरिया में सभी अर्थव्यवस्था के सभी जो पहलू हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, वो सभी में डेवलपमेंट हो रहा है। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत प्रिडिक्टिव है और बहुत पेपर में भी आता है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग पर 1000 मेल फीमेल की नंबर कितना था?
2011 के अकॉर्डिंग। तो उस 2011 के सेंसस में हमें पता चला है कि 1000 पुरुषों पर भारत में 940 महिलाएं हैं। ठीक है, तो अब इसको यहीं पे रोकते हैं। आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया है तो जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगर आप टीचिंग जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा जीएस की तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ, तो रेगुलर क्लासेज रहेगी, उन क्लासेस को अटेंड करते रहिए। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर डेली आप टेस्ट क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 3 से 4 क्विज होते हैं डेली टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आपको वहाँ 10 से 20 क्वेश्चन का टेस्ट लिया जाता है, अलग अलग सब्जेक्ट का टेस्ट लिया जाता है। तो उसमें आप डेली अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसी तैयारी चल रही है। ठीक है, तो टीचिंग जॉब से रिलेटेड अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और शाम को 8 बजे और 9 बजे आपको स्पेशल सीडीपी की क्लास होती है, उन क्लासेस को मिस ना करें। बहुत मेहनत के साथ हमारे जो सर हैं, गोविंद सर, वो तैयार करके लाते हैं, तो आप उसको जरूर अटेंड करेंगे। उसके साथ साथ आप अगर हमारी ऐप आपने डाउनलोड नहीं की है तो डाउनलोड करें। उसमें आप हमारे कोर्स का पार्ट हो सकते हैं, और कोर्स नहीं भी ले रहे हैं तो हर कोर्स में 10 से 15 डेमो क्लासेस हैं, आप उन डेमो क्लासेस को लेके भी फायदा उठा सकते हैं। और फिर भी आपको लगता है कि कंटेंट अच्छा लगता है तो आप कोर्स का पार्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, आपको किसी भी तरीके से परेशानी हो रही है कोर्स का पार्ट बनने में तो आप टेलीग्राम पे मैसेज करें, टेलीग्राम पे आपकी प्रॉब्लम को सोल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नई क्लास में। अपना ध्यान रखिए। बस थोड़ी मोटिवेशन की बात जो हमेशा हम आपसे करते हैं लास्ट में, वो यही है कि एक दिन जो आप पढ़ते हैं, साल में 365 दिन होते हैं, वो एक दिन रोज पढ़ते हैं तो आप 365 दिन पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आप एक दिन वही नहीं पढ़ते हैं तो बहुत सारे बच्चे एक दिन पढ़े हैं, ठीक है, तो आप कई हजार बच्चों से पीछे पिछड़ जाते हैं। क्योंकि पढ़ने का मतलब बस ये नहीं है कि आपने कोई कंसेप्ट तैयार किया, पढ़ने का मतलब रिवीजन भी होता है। और आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो कंपटीशन रिवीजन का खेल है। आपने सारा सिलेबस कर लिया है, अच्छा स्कोर कर रहे हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हैं, लेकिन रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आपको नुकसान होगा। दूसरा, अटेम्प्टिंग बहुत बड़ी चीज़ है। अटेम्प्टिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है। आपने बहुत बढ़िया तैयारी की है, आप अच्छा स्कोर करते हैं टेस्ट के अंदर, लेकिन पेपर वाले दिन आपकी अटेम्प्टिंग खराब होगी। अटेम्प्टिंग का मतलब है आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया, आप नर्वस हो गए, सारी चीज़ें आपने फेस कर ली। तो ये अटेम्प्टिंग और ये नर्वसनेस और एग्जाम फोबिया को दूर करें। टेस्ट जरूर दें, रिवीजन एंड टेस्ट, ये स्ट्रेटेजी अपनाएं। रिवीजन से आपकी कमी पता चलेगी, रिवीजन से आप सिलेबस से निकलेंगे, टेस्ट से आपकी कमी पता चलेगी, फिर से रिवीजन करेंगे, फिर से टेस्ट देंगे। तो इस तरीके से आपकी जितनी भी कमियां वो दूर हो जाएंगी। स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए। ठीक है, तो आप अगर केवीएस पीआरटी या डीएसएसबी की टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे पास वो अवेलेबल है, और बहुत ही स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज हैं, तो आपको बेनिफिट देंगे। चलिए मिलते हैं नई क्लास में। आपका दिन शुभ हो, खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए। जय हिंद, जय भारत। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, आप सभी आज़ाद भारत में हैं। आज़ाद भारत की जो सुविधाएं आपको मिली है, जो आगे बढ़ने के अवसर है, उनको जो है खोना नहीं है, कुछ करके दिखाना है, पार्टिसिपेट करना है, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना है।